मूड ही है बच्चे। अभी देखो यहाँ पे 20-21 बच्चे आए हैं बस। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, दिशा का मैसेज आया है। चलो ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अभी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मेरे को तुम लोगों को छोटी छोटी चीजें बतानी है। अटेंडेंस जैसे तुम्हारी कल टीचर्स ने ली थी ना, वैसे आज भी होगी तुम लोगों की। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद बच्चे, उसके बाद क्या है ना, मेरे को तुम्हें एक चीज ये बतानी है। जैसे कि अब तुम अभी 10th से 11th में आए हो, ठीक है, तो चीजें हमारे पास पूरा 1 साल है। 11th करेंगे पूरा 1 साल है, 12th करेंगे, ठीक है, तो हमें सारी चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है आप मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्या करना है, नीट क्रैक करना है सबको। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसीलिए हुआ मेरे साथ। ठीक है, रही बात बोर्ड्स की, वो तो तुम कर ही लोगे। जब मैं इतना करा रही हूँ तो बोर्ड्स के लिए तो कर लोगे। हाँ, बोर्ड्स में ये होता है, अटेम्प्ट मैटर करता है कि आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, है ना, ये काफी मैटर करता है आपके एग्जाम्स में। जो आपके स्कूल होम एग्जाम्स होंगे तो उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हो पेपर को। ठीक है, तो वो वाली चीज आप लोगों को देखनी है। जब स्कूल में टीचर करा रही है या कैसे क्या करा रही है, तो वो जब आपको बताएगी कि, क्योंकि टीचर तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा जो मेन जो एजेंडा है वो है हमें नीट क्रैक करना है। तो जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये कर लिया करो। इट मीन्स वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर वही क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पेपर में आएगा तो तुम पूरा सोल्व करके आओगे, है ना, क्योंकि तुम्हें मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर वही सेम क्वेश्चन तुम्हारे नीट के एग्जाम में आएगा तो हमें ये ट्राई करना है कि उसको कम टाइम में कैसे सोल्व करना है। ऐसी हम क्या अप्रोच लगाएं कि वो कम टाइम में हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। तो डिफरेंस है चीजों मैम में, आप ट्रिक्स कह रहे डिफरेंस। हो? हाँ बच्चे बोलो। मैम आप ट्रिक्स कह रहे हो? हाँ, ट्रिक्स, ट्रिक्स है ना, कि किस तरह से कैसे अप्रोच करे क्वेश्चन को कि वो कम टाइम में सोल्व हो जाए। ठीक है बाकी अभी तो हमारा जो साथ है वो काफी लंबा है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने तक का साथ है ना, ये 1 साल तो पूरा ही है। तो मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगी कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके स्कूल में होने वाले हैं। और नीट के लिए तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज को लेके नहीं घबराना है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ एग्जाम में तो भैया वही आएगा, और जो जितना मैं करा रही हूँ नीट में उससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। यस हाँ, मैम। एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो अपना लेवल है वो कौन कितना बना के चलो, जेई मेंस का लेवल बना के चलो। अब जेई मेंस लेवल बोलने का नहीं है। मान लो मैं कोई तुम लोगों को टॉपिक करा रही हूँ, तो आप लोगों को जो मॉड्यूल मिलते हैं बच्चे, उसमें जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो लगाया करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपने कभी टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे नीट के, तो वो हमें वो बोलते हैं कि नीट के तो हमने लगाए ही थे, लेकिन हमने जेई मेंस के भी क्वेश्चन लगाए हैं पिछले कुछ साल के, 4-5 साल के। तो वो चीज आपको अभी से अपनी हैबिट बना लेनी है। ठीक है, अगर मान लो उसमें कम क्वेश्चंस है मॉड्यूल में जेई मेंस के, तो आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ना ई बुक का, किया हुआ है क्या, मुझे एक बार बता दो हाँ या ना। तुम्हारे चुप्पी से पता लग रहा है नहीं किया है मैंने शेयर, तो मैं आज शेयर कर दूंगी। उसके अंदर क्या है, तुम्हारी नीट की पीवाई की उसकी बुक है, और जेई मेंस की पीवाई की उसकी बुक है। ठीक है, तो तुम्हें जेई मेंस के भी लगाने, लेकिन वो बाद में लगाना जब तुम्हारे नीट के क्वेश्चन लग जाए। क्लियर है सभी को? बस मेरा यही कहना था कि अपना जो लेवल है वो जेई मेंस का लेवल बना के चलो। अगर तुम इतना लेवल बना के चलोगे तो नीट में क्वेश्चंस जो आएंगे वो आराम से कर लोगे, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बेटा दिव्यांश। मैम एडवांस तो कोई अपना सिलेबस नहीं होता फिर? यही एडवांस एडवांस। का जेई एडवांस बिल्कुल अलग है दिव्यांश। जेई एडवांस इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो बिल्कुल वो जेई मेन से भी हटके है। जेई एडवांस का सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन वही है, चैप्टर की वेटेज अलग अलग होती है उसमें। ठीक है, मान लो सपोज केमिकल बॉन्डिंग है तो उसमें ज्यादा वेटेज का रहता है वो चैप्टर। तो ऐसा ऐसा रहता है। तुम जेई एडवांस में मत जाओ भाई, तुम इस पे चले जाओ, वही बहुत है। ठीक है, जेई एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं ओके। है ना। और जेई एडवांस के लिए भी पहले जेई मेंस क्वालिफाई करने पड़ता है, तभी वो आपको बैठने देंगे जेई एडवांस के। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो मतलब
जेई करना चाहता है। कई बार होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, मिल जाते हैं मुझे। जिज्ञासा इज सेइंग नो। हाँ दिव्यांश, मैम मैं हूँ जेई, मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ। नीट में नहीं जाना चाहते तुम? मैम जाना नीट में भी चाहता हूँ, बट मैम वो प्लान बी है, अगर मेरा पहली प्रायोरिटी आईआईटी की है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो तुम फिर मैथ्स के लेक्चर कैसे देखते हो? नहीं मैम, रियली बताओ तो मैम, मेरे फादर जो है वो एक टीचर ही है अच्छा अच्छा मैथ्स के। अच्छा। तो वो मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने इसमें पीसीबी वो किया था। ओके ओके। अच्छा फिर तो बढ़िया है, फिर तो बेटा तू जेई मेंस का ही करा कर, है ना? ठीक है, चलो ओके आज, मैम। चलो चलो चलो, करें अब स्टार्ट। अच्छा, कल का लेक्चर मैंने कहाँ छोड़ा था? कल का लेक्चर आई होप कि सबको इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ में आ गया हो, है ना? क्या क्या बातें की थी हमने? हाँ, ऐसे अपने रिएक्शन से मुझे बता सकते हो कि मैम कैसा था लेक्चर, है ना? तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली कल के लेक्चर्स में हमने शुरुआत की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, कि उसने क्या बताया था, फिर हमने क्या क्या और खोजे की, है ना? साइंटिस्ट ने क्या क्या और खोज निकाली कि एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वैसे होते तो 100 पार्टिकल, उससे मतलब काफी ज्यादा पार्टिकल देखने को मिले, तो लेकिन हम मेनली तीन ही पढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी मिजोन्स पॉजिट्रॉन्स काफी सारे होते हैं, उस पर रिसर्च करने मत लग जाना, इतना ही बहुत है तुम लोगों के लिए, ठीक है? फिर ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट की बात को बिल्कुल गलत ठहरा दिया, है ना? फिर ये देखा गया कि एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, न्यूट्रॉन्स का। फिर उसके लिए थॉमसन मॉडल आया, बेचारे ने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया, नोबल नोबेल प्राइज भी लिया और बेइज्जती करवा ली रदरफोर्ड से, है ना? यही हुआ था कल, बताओ। रदरफोर्ड से करा ली थी बेइज्जती। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई जैसे तू कह रहा है ना कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है एटम में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एटम का आधे से ज्यादा स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। इतने बड़े एटम में बहुत ही कम स्पेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को उसने एंड में क्या नाम दे दिया था बच्चा? न्यूक्लियस नाम दे दिया था, है ना? फिर उसने और क्या बातें कही थी रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि वो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था एटम को। उसने ये बोल दिया था कि भैया जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर है, मतलब उनमें अट्रैक्शन है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन वो कभी पास नहीं आ रहे। यही तो बोला उसने कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, इतना बोल के छोड़ दिया ना उसने, है ना? इतना बोल के उसने छोड़ दिया था। फिर हमने ये बोला था कि भाई ये तो ना कुछ पंगा लग रहा है, क्योंकि, है ना? सुनो, हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुनो, फिर क्या हुआ था? फिर उन्होंने ये बोला था कि क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, और क्योंकि तुम फिजिक्स के बच्चे हो और 10th में इतना पढ़ के आए हो, मैक्सवेल थ्योरी थी, मैक्सवेल ने ये कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो जैसे वो घूम रहा है उसका एक्सेलरेशन भी होगा, तो जैसे वो कंटिन्यूसली घूम रहा है तो वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, राइट? और जब वो रेडिएशन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये बात ऐसा मैक्सवेल ने बोला था और ये ठीक भी थी। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड को, भाई ऐसा क्यों? उसने तो ये बता के छोड़ दिया था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बस खत्म कहानी, ठीक है? इसके बाद बोहर जी आए थे, जिन्होंने बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। वो आज हमें पढ़ना है बोहर मॉडल, लेकिन उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मैंने कल पढ़ाया क्या, है ना, सो देट आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। और अब से मैं ट्राई ये करूंगी कि जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं। तो आर यू रेडी बच्चा? यस मैम। ठीक है? मेरी क्लास आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मेरी क्लास में स्लो ही चलाऊंगी, क्योंकि मुझे मुझे ये है, क्योंकि चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि इसके बाद तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, अरे ऐसे उड़ा दोगे उन चैप्टर्स को। मेन ये आपके जो पहले 2 चैप्टर है ना, ये थोड़े बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो इसको हम टाइम दे के कंप्लीट कर लेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। तो कैथोड रे क्या होती है? सिंपल है, ये आपकी मॉड्यूल से ही उठाया है मैंने क्वेश्चन।
तो कैथोड रे Stream of electrons. Stream of electrons. Stream of वेरी electrons. गुड। अपने आप को नंबर देते जाएंगे अपनी नोटबुक में। जितने यहाँ पे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। अगर जिसके 6 में से 6 है वो भी अपना मुझे बता देंगे चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द एनोड रेस? एनोड रेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहले मैं पढ़ूं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, भाई Yes, काइनेटिक wrong है। एनर्जी है उनके Yes, पास, ma'am. है ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, भाई हीटिंग इफेक्ट तो होगा। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, मैम ये भी ठीक है। तो आंसर क्या Yes, होगा? ma'am. डी। None of these. डी होगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी बेटा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? एनोड रेज, कैथोड रेज, बोथ 1 and 2 and none of these. बोथ वन Both Both one and two. Both one and Both two. 1 and 2. का बताया था मैंने, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं लगा रहे हो तो भैया कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। जैसे ही लगाया तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, ओके, सॉरी। नेक्स्ट है द E/M रेशियो फॉर द एनोड रेज। बताओ भाई। वेरियस Second विद द option. गैस चार्ज ट्यूब। जब गैस, जैसे Second. आप गैस हम बदलोगे, option हाँ, डी नहीं लगा देना, बोथ 1 and 2 नहीं आएगा। ओनली वरी Second option. किसके साथ वेरी करता है? गैस जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है, अगर वो आप चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जब आप चार्ज बाय मास का रेशियो निकालोगे इन केस ऑफ एनोड रेज, तो वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये आता, यहाँ पे मान लो एनोड की जगह मैं कैथोड कर देती, तो इसका आंसर क्या होता? सी होता। इसका आंसर क्या होता? सी होता। ठीक है, अच्छा आगे आओ। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप अच्छा, मेरी क्लास में कल कोई था, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जो कल मेरी क्लास? आरिफ बेटा जल्दी आया कर, ईशा थोड़ा सा जल्दी, माही, नामनीता थोड़ा सा जल्दी बेटा सारे। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड Charge of an Charge of electron. Charge of an electron. 5 क्वेश्चन हो गए। जिसके 5 में से 5 है वो अपने आप को 5 में से 5 दे के स्माइली दे दे मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी भैया? J.J. Thomson. यानी कि फर्स्ट का क्या आएगा? क्यू आएगा। देखो ऑप्शनल एलिमिनेट करने आने चाहिए जहाँ, ऑप्शन डी। ठीक है। हाँ, एक और चीज आपको बता रही हूँ, एक टिप बता रही हूँ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अभी तो क्योंकि हम अभी शुरुआत ही किया हमने, जैसे जैसे अपना सफर आगे बढ़ता जाएगा ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे दिखते जाएंगे जिसमें मैच द फॉलोइंग आएंगे। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करना है? ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है। जैसे मुझे पता है फर्स्ट का क्यू ही आएगा 200%, राइट? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ ही सही होगा, सेकेंड और थर्ड तो काटा मार दो, है ना। उसके बाद प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्ड स्टील। गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक ने, एंड न्यूक्लियस की रदरफोर्ड। जिसके ठीक है ये अपने आप को 6 में से 6 मार्क्स दे दो। स्माइली भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ जिज्ञासा। मैम नथिंग, वो आपने पूछा था ना किसके ठीक है, सो आई रेज्ड हैंड। ओके ओके ओके, ठीक है। आई होप कि सबके 6 out of 6 है, किसी का एक आधा गलत है तो चलेगा, है ना। चलो आगे चले, रिवीजन हो गई कल की। अब आ जाओ आगे। आगे हम उठाने जा रहे हैं बेसिकली वही तुम्हारा 9th वाला टॉपिक। वैसे तो मैं ये ना करवाती, जनरली मैं बच्चों को ये वाला टॉपिक नहीं करवाती हूँ, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, क्योंकि 9th में कर आए। लेकिन कल एक स्टूडेंट कह रहा था क्लास में, मैम ये वाला थोड़ा करा देना, मेरे को कंफ्यूजन होती है। तो अब मुझे एक उस स्टूडेंट को कंसीडर करना पड़ेगा क्लास में। तो आई डोंट नो कि वो इस बैच का है या मेरे दूसरे बैच का है, बट ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली आपको पता है किससे आप डिनोट करते हो बच्चा? जेड से डिनोट करते हो उसको, है ना। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितनी जल्दी मेरे साथ बोलोगे, कैचअप करोगे चीजों को, उतनी जल्दी ये खत्म होता जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मास नंबर क्या होता है बच्चे? मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं प्रोटॉन को ऐसे लिख सकती हूँ बच्चे, P प्लस लिख सकती हूँ, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है।
अच्छा जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं Z भी लिख सकती हूँ, है ना। अब मैं मुझे ये बताओ, मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगी, A माइनस Z करके, यस मैम, यस मैम। है ना। और किसी भी एलिमेंट को अगर आप दिखाना होता है उसमें आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे दिखाते हो, ऊपर मास नंबर आता है और नीचे क्या आता है आपका एटॉमिक नंबर। टॉपिक नंबर। बहुत बेसिक चीज है लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि अभी कहानी बहुत आगे जाने वाली है, तो मैं नहीं चाहती इस पॉइंट मतलब इस वाले टॉपिक पे कोई बच्चा उलझा रह जाए, ठीक है, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। चलो उसके बाद है हम बात करेंगे आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होते हैं, दोज एलिमेंट विच हैज, लिख दूं दोज एलिमेंट, Yes, आप ma'am. लोग प्लीज मेरे साथ लिखिए, आज मैं मोस्टली चीजें लिखने वाली हूँ, ठीक है। दोज एलिमेंट विच हैज same atomic number but डिफरेंट मास। different mass number। शिफा बेटा कल नहीं थी तुम क्लास में, है ना, ठीक है। दो एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, हाइड्रोजन के आइसोटोप, पता है ना, यस मैम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और आपका ट्रीटियम। मास नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का ये, ठीक है, और 3 होता है 3। हाइड्रोजन को आप प्रोशियम भी बोल देते हो, प्रोशियम, है ना, कोई प्रोटियम बोलता है, कोई प्रोशियम बोलता है, चलेगा जैसे भी बोल दो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे, यस मैम। यस यस मैम। यस इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है और इनका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में भी क्या है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर इनके डिफरेंट है ना। 12, 13, 14 ये तीनों ही नेचर में मिलते हैं। सबसे ज्यादा नेचर में कौन मिलता है आपका, कार्बन, क्योंकि उसकी जो नेचुरल एबंडेंस है, मतलब नेचर में जो पाए जाने की उसकी परसेंटेज है वो 98 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अगर आपने कभी देखा होगा, आप हमने मोल कंसेप्ट में भी तो देखा था कि जो आप रेफरेंस लेके चल रहे थे वो कार्बन 12 को लेके चल रहे थे, है ना। तो इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि उसकी क्योंकि नेचर में अबंडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बाकी आइसोटोप को उन्होंने नहीं बोला हो, ठीक है, इसको ही रेफरेंस मानो। तो ये भी क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स है, ठीक है। चलो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं, आइसोबार रह गया ना आपका, आइसोबार इसमें ही देख लेते हैं, आइसोबार इसमें ही देख लेते हैं बच्चे। आइसोबार क्या होते हैं, यहीं पे लिख दूं ना, दोज एलिमेंट विच हैज सेम मास नंबर वेरी गुड सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं बच्चे, एटॉमिक नंबर, है ना, गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। यहाँ से ना नीट में एक बार क्वेश्चन आया है, अभी आपको लोगों को दिखाऊंगी कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा, एक्स का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, कैल्शियम का और आर्गन का, ठीक है। कैल्शियम का जो मास नंबर होता है वो भी 40 होता है, जो आर्गन का होता है वो भी 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर किसी को पता हो तो 20। ये वाला चैप्टर था क्या आपके सिलेबस में 10th में? नो मैम। नहीं था, तो फिर हो सकता है कि नहीं पता हो, बट कोई बात नहीं, जब हम मैम 9th का चैप्टर है। तो याद है ना। हाँ इतना हाँ, 9th क्लास याद हो, चलो ठीक है, मान लिया याद नहीं भी है, तो इसके बाद जो हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करेंगे उसमें आपको सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स रटवा दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोबार है। इसमें कोई आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलूं ना, बोलो। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, दोज, येलो ज्यादा बेटर लग रहा है कलर, दोज एलिमेंट विच हैज, बोलो बेटा, विच हैज सेम न्यूट्रॉन। has same number of neutrons, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो मुझे कोई, कोई दे सकता है इसका एग्जाम्पल आइसोटोन का? मैम। किसी को नहीं आता? कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे आइसोटोन का एग्जाम्पल दे सकता है? मैम जैसे ट्रीटियम में। मैम ऑक्सीजन।
हाँ जी, ऑप्शन नहीं है ना, एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। एक मिनट रुको, 1 मिनट दो बेटा। ये बच्चे भी ना, 1 मिनट दो। हाँ जी बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सपोज आपका, हाँ, सल्फर और क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 35 ले लो यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर होता है उसका 17। सल्फर का होता है मास नंबर 32 और इसका होता है एटॉमिक नंबर 16। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो बच्चा? मैम आर्गन और पोटेशियम भी हो सकता है ना? ठीक है, आर्गन और पोटेशियम भी ले लेंगे। पहले आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे हैं? 5 नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। A minus Z. माइनस जेड। तो अब ए बताओ मुझे क्या है, सल्फर में 32 है, और ये कितना आएगा, 16। minus 16. और इस केस में भी क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आएगा। 17. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैलकुलेशन सही है ना? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। तो 35 माइनस 17 कितना हो गया आप लोगों का? 16. 16 हो गया। मैम मैं दो एक एग्जांपल। हाँ दो ना बेटा। मैम जैसे जो ट्रीटियम अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोजन का आइसोटोप और एक हीलियम का एटम। हीलियम का? यस मैम, जिस ठीक है। एटॉमिक, ओके, तो ट्रीटियम में क्या था, इसका जो कितना था, एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 1 था, मास नंबर इतना था। इसका बताओ, हीलियम का मास नंबर 4 होता है और इसका 2, तो अभी भी आप यही होता है। यस मैम। ठीक है, Yes. माइनस जेड निकालिए इसमें, 3 माइनस 1 2, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 2। तो बस सिंपल था। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आइसोडायाफर्स। ये आई थिंक तुमने फर्स्ट टाइम सुना है, आइसोडायाफर्स। ये जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आई नो कि तुम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं अगर किसी बुक में अगर नाम सुने हो या कहीं पे अगर आप इसका क्वेश्चन देख लो असाइनमेंट वगैरह में, तो घबराना मत। आइसोडायाफर्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है। लिखो, 2 न्यूक्लियाई, लिखो बच्चे, 2 न्यूक्लियाई having same difference in number of neutrons and number of protons। अभी भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, ऐसे हो सकता है कि ऊपर से ही जाए। ठीक है, जो डिफरेंस होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स निकाल लो, प्रोटॉन्स निकाल लो। मान लो आपके पास 2 न्यूक्लियाई दे रखे हैं ना, 2 एलिमेंट दे रखे हैं, क्या करो, दोनों के न्यूट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा। एग्जाम्पल दूं, यूरेनियम एंड थोरियम। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? मैम यूरेनियम और थोरियम है ना मैम इसके एग्जांपल। सोडियम, यूरेनियम और थोरियम। हाँ वेरी गुड, थोरियम और यूरेनियम। कहाँ पे देखा? मैम मेरे तो टीचर ने पढ़ाया था पिछली बार। अच्छा, कब, 10th में? यस मैम, वो आइसोटोप का वो एग्जांपल देते उन्होंने कहा था इनकी और भी ब्रांच है, जब उन्होंने एग्जांपल बताया था। बहुत अच्छा दिया है जिस भी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया। किसी स्कूल में नहीं बताते हैं ये, कहीं पे भी नहीं बताते हैं ये आइसोडायाफर्स की। सिर्फ मतलब अगर आप कोचिंग ले रहे हो किसी की, जेई की या नीट की, तो वहां पे ही इसको बताते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आप लोगों को बताया। तो आप देख पा रहे हो, थोरियम और यूरेनियम, घबराने की बात नहीं है। मैम ये क्या है, ये जब आप 12th में आओगे ना मेरे पास, जब मैं आपको डीएनएफ लोग पढ़ाऊंगी, तब वहां पे मैं आपको थोरियम और यूरेनियम के बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये क्या है, थोरियम और यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में आते हैं। ठीक है, चलो इसको बात छोड़ो, जो हमारा टॉपिक है आइसोडायाफर्स, उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 एंड थोरियम का जो मास नंबर है वो 234 है। ऐसे मैंने यूरेनियम का भी दिया। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। निकालो, क्या आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चे, 234 माइनस 90, निकालो कितना आया, 144। तो निकालो कितना, मैम 144। 144। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो 90, राइट? बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। इसमें निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होंगे बच्चे, 236 माइनस 92 कितना आया,
तभी 144 आएगा क्या? 140। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड, यहाँ पे Yes, ma'am. 238 है। एक मिनट रुको 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 बच्चे, ये 238 है, तुम लोगों को 236 दिख रहा होगा, मैंने भी यहाँ गलत लिख दिया। 146 आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? 92। 92। अब एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस लेना, कितना आएगा? डिफरेंस लेना बच्चा। अमन 54 टाइम आएगा पे मैम। ज्वाइन करा कर बेटा। 54 आ रहा है। और Yes, यहाँ पे ma'am. कितना Yes, आ रहा है ma'am. डिफरेंस दोनों का? 54 आ रहा है। तो ये Yes, आपस ma'am. में क्या हुए? ये आपस में क्या हुए? आइसो, बोलो आइसो, Diaphers. Isodiapers. ठीक है। Isodiapers. तो क्यों भगवान करे ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्योंकि अब हमें पता चल गया, किसी चीज के बारे में पता चल जाता है तो वो आ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आइसोडायफर्स पहचान लोगे, न्यूट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर वो सेम है, इट मींस दो न्यूक्लियाई आपस में क्या है? आइसोडायफर्स है। क्या एक और चीज है, एक और चीज है, यहाँ पे ऊपर लिख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? नाम से ही पता चल, देखो आइसो का मतलब ना सेम होता है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। दो स्पीसीज लिखो बच्चे, आई थिंक तुम्हारे लिए नया होगा या हो सकता है किसी ने पढ़ भी रखा हो पहले। दो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ग्रुप में आई थिंक पूछ भी रहा था क्वेश्चन, है ना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दो ना तो बात बनेगी। सुहानी, दूं एग्जांपल? Yes, ma'am. मैम ऑक्सीजन, जैसे आपका फ्लोरीन है F नेगेटिव और आपका है Mg2+, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चे? जल्दी बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? कैसे? फ्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में? नहीं पता? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर आपके वो 10th में सिलेबस में होता वो चैप्टर, तो टीचर आपको रटवा डालती कि बेटा 1 से 20 तक तो याद कर ले, एटॉमिक नंबर काम आएंगे आगे जाके। बट अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हो, मैम वो तो हमारे सिलेबस से ही नहीं था, सिलेबस में नहीं था, हमने किया ही नहीं। ठीक है, नहीं था बट तो मैम आप फाउंडेशन में करवा देते हैं। हाँ, मतलब किसी ने अगर नहीं किया है वो फाउंडेशन कोर्स, तो हो सकता है कि वहां पे नहीं करवाया हो, है ना। चलो ठीक है, सबके 9th-10th में करवाया है ये वाला टॉपिक, या हो सकता है किसी स्कूल्स में ना, किन्हीं स्कूल्स में ना भी करवाया हो। नहीं करवाया मैम। अच्छा, नहीं करवाया ना, वही मैं बोल रही थी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आपका एक काम दे रही हूँ मैं आपको, 10th की बुक निकालोगे या अपनी 11th की भी निकाल सकते हो। 1 से 20 तक सारे एटॉमिक नंबर टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर है? जब मैं आपको परसों मिलूंगी तो मैं आपसे पहले पूछूंगी, ठीक है। 1 से 20 जो है आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो प्रोटॉन भी याद होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा, वो कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन भी उसमें 9 है। जब भी अगर किसी स्पीसीज में -1 का चार्ज आ जाता है तो +1 ऐड करते हो आप फॉर काउंटिंग या फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर प्लस का चार्ज आ जाता है तो आप क्या करते हो? -1 का करते हो। जैसे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा, वो कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब चार्ज कितने का है? 2 का, तो 12 में से 2 माइनस कर दो, कितना होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। यानी कि जो F नेगेटिव है और जो Mg2+ है वो क्या है बच्चे? याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है आपके? जल्दी बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर मान लो मैं लिख दूं O2 नेगेटिव, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 8 होता है, 8 +2 आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या है बच्चा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या पल्ले पड़ गई बात? आइसोटोन की, आइसोटोप की, आइसोबार, आइसोडायफर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हो गई? यस मैम। ठीक है। और जो बच्चा टाइम से नहीं आता है वो प्लीज टाइम पे आया कीजिए मेरी क्लास में, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स है, मैं सच बता रही हूँ, जितने भी यहाँ 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, सच में बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ।
ठीक है, डराने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर है ना, अब आगे जाके ना चीजें ना बढ़ेंगी, ये बहुत छोटी चीजें हैं। अभी जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आप अंदर से खुद फील करोगे मैम हमने ये क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमने तो कुछ याद ही सीख लिया केमिस्ट्री में। तुम्हें एक बार के लिए तो ये फीलिंग आएगी कि भैया केमिस्ट्री पूरी खत्म ही हो गई, इतना बड़ा चैप्टर है ये, है ना। हम इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, बहुत टाइम लगाने वाले, कम से कम 10-12 दिन तो मेरी साइड से लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, एक क्लास मिस करी समझ जाना 4 नंबर का क्वेश्चन हाथ से गया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बेशक कल वाली जिसने छोड़ दी चलेगा, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। लेकिन जो मैं आज से करवाने वाली हूँ, इसके बाद से जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ, अगर किसी ने डेली क्लास छोड़ी, भैया रिकॉर्डिंग से भी पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो लाइव क्लासेस में मैं जो बोलूंगी चीजें, है ना, हो सकता है वो मैं लिखवाऊं ना सिर्फ बोलूं, तो आपको वो कैचअप करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग देखते वक्त। तो डेली अगर क्लास छोड़ी तो समझ जाना 4 नंबर गए, क्योंकि ये इस चैप्टर से कई बार तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो जाए, जल्दी बोलो जितना पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। आ जाओ इसकी भर भर के। हाँ, और ध्यान रखना इस चैप्टर के एनसीईआरटी का कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, डायरेक्ट नीट में एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, an element having atomic number 25 and atomic weight 55 will have कितने प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन? 25 प्रोटॉन। क्या किया तुम लोगों ने, a माइनस जेड कर दिया होगा। यस मैम। मैम प्रोटॉन पूछा है। क्या पूछा आप लोगों से? न्यूट्रॉन्स भी तो है। प्रोटॉन्स को अच्छा, न्यूट्रॉन्स भी। न्यूट्रॉन्स वैसे कितने आएंगे, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 30 न्यूट्रॉन्स। 30 न्यूट्रॉन्स, लेकिन 30 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 55 प्रोटॉन्स होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। मैम एटॉमिक नंबर तो 25 है ना? हाँ, यस मैम। एक सेकंड। मैम ऑप्शन तो ए मैम हो। मैम प्रोटॉन भी 25 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट आएगा बेटा। 55 काहे को बोले भाई तुम लोग, 25 एटॉमिक नंबर है, तो यानी कि 25 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और जो 30 है वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलूं आगे। यस मैम। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद N2O। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चे, पहले तो आपको देखना पड़ेगा N2O के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, निकाले। यस मैम। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इंटू 2 14, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। 14 प्लस 8 कितने हो गए बच्चे, 22 इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि इनमें से किसके पास है 22 इलेक्ट्रॉन। CO2 के पास। ज्योति इज सेइंग CO2 के पास, चेक करें क्या। यस मैम। देखो एक बार, सी कार्बन के पास 6 है, ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 होते तो 2 के पास 16 होंगे, तो कितने हो गए 22। तो यानी कि N2O का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो कौन है, CO2 है, ठीक है। बाकी भी निकाल लोगे ना, नहीं आएगा वो आंसर। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आपसे ये पूछा है, द चार्ज ऑन द एटम हैविंग 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा मतलब इजी है वैसे तो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो बस। 17 तो प्रोटॉन होने चाहिए, माइनस पक्का। कैसे पता Yes, चला, ma'am. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं तो पहली बात है माइनस का चार्ज आता है, माइनस चार्ज हट गया, है ना। और कितना ज्यादा, एक। अगर मैं मान लो क्लोरीन, माइनस तो ये क्लोरीन की ही बात कर रहा है वो, है ना। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं प्लस एक 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कितने का चार्ज है, -1 का। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा है? देखो No. मैंने क्या बोला था, इस क्लास में रहना कंपलसरी, और देखो फिर भी 3 बच्चे भाग गए, हे भगवान। अब अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी उनकी। चलो आगे चलूं। यस मैम। चलो ये 4 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बोहर की कहानी जो है हम शुरू करते हैं। आज हमें बोहर की कहानी शुरू करनी है भाई, बहुत जरूरी है। चलो
क्वेश्चन है आइसोटोन ऑफ 16-8, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का ही जो है आइसोटोप दिया हुआ है, आपको बताना है इसका आइसोटोन कौन सा है। आप बस चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है किसमें सेम रहेंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन कार्बन मैम। बस कार्बन ही आएगा। कार्बन कार्बन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चा? 8 है ना? और इसमें भी हाँ जी, बोलो बोलो। मैम ओनली कार्बन। वेरी गुड, ओनली कार्बन, क्योंकि इसमें कितने हैं? 9 है ना? 17 में से Yes, दिया ma'am. 9, 8 9 17 ना, इसमें 6 है, इसमें 8 है, और इसमें कितने हैं? 16। 16। क्लियर मैम? बढ़िया वाला क्लियर हो गया। इतना इजी केमिस्ट्री होता तो हम तो टॉप मार जाएंगे, है ना? चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वन अदर? जाकिया बेटा बड़े आज आई थिंक फर्स्ट क्लास है तुम्हारी। मैं फोन कर करके थक गई तुम लोगों को, तो उठाते ही नहीं है मेरा फोन। ठीक है जाकिया, अभी रेगुलर रहना। ये चैप्टर बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोल कंसेप्ट से तो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है नीट में, यहाँ से 3 क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो हमारे लिए चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आओ और तैयारी अपनी जारी रखना भाई संडे की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वन अनदर? भाई जल्दी से मेरे को देख के बता दो कौन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चले चलो चले चलो, कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो, बताओ भाई। ये देखो अंधेरी आ रही है बाहर, जबरदस्त वाला तूफान आ रहा है बाहर। वहां भी आ रहा है क्या दिल्ली में? यस मैम। आ रहा है, सारी खिड़कियां विड़कियां मेरे को तो लगता है टूटेंगी आज, टूट के मेरे ऊपर आएंगी। चलो यस मैम, अभी मम्मी कपड़े उठाने गई थी। हैं, क्या बोल रहे हो? कपड़े उठाने गई थी मम्मी, वॉशिंग मशीन में धोया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरी मम्मी भी गई हुई है, मैं तो उठ नहीं सकती। चलो फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है? क्योंकि देखो Yes, सोडियम में 11 में से 1 गए 10, और नियोन का तो होता ही 10 है। ये देखो, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद है। तो अगर जिसको याद नहीं है, आज जाते ही करोगे। ये आपका पहला वो बोलते हैं प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाद में क्वेश्चन निकालोगे। ठीक है, आगे आइए। Rutherford experiment on scattering of particles showed for the first time that atom has, क्या है एटम में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नामक का एक नहीं बैठा है। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पहले 14 वाला करते हैं। When atoms are bombarded with alpha particle, only a few in million, बताया था ना 20,000 में से कोई एक, suffer deflection, Yes, ma'am. other pass out undeflected. This is because ध्यान से पढ़ना, सारे ऑप्शन सही निकलेंगे, दिखेंगे तुम लोगों को। 1 2 3 4 आराम से पढ़ो बैठ के। MC सी देयर इज ओनली वन। मैम 4। मैम फोर्थ होगा। मैम 4। फोर्थ होगा बेटा, ये थर्ड वाला तो मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा। ठीक है यस मैम। यही तो रीजन था कि सारा का सारा जो स्पेस है एटम का, सारा नहीं मोस्टली जो स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। बहुत कम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई किया हुआ है उसने न्यूक्लियस में। अच्छा मुझे कोई बता पाएगा जो एटम का वॉल्यूम था वो कितना, मतलब मैंने बताया था उसका रेडियस कितना बताया था एटम का? 10⁻⁻10। और उसका कितना बताया था न्यूक्लियस का? 10⁻⁻15 है ना? क्रिकेट बॉल और ग्राउंड Yes, ma'am. किया था, तो ये वाली चीज भी आप लोग ध्यान रखना, है ना? एक और चीज है जो मुझे आप लोगों को, वैसे मैं इतनी जरूरी नहीं है तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अगर मान लो कोई तुम्हें बोले ना न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल दो, तो ध्यान रखना न्यूक्लियस की डेंसिटी तुम ऐसे नहीं निकालोगे मैम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाल लेंगे, जो जितना ज्यादा भारी होगा उस न्यूक्लियस की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर से सुन लो क्या बोल रही हूँ। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी के नाम से अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, या न्यूक्लियस डेंसिटी, मास नंबर पे वो डिपेंड नहीं करती है। मास नंबर पे वो डिपेंड नहीं करती है, याद रहेगा। यस देखो इसको अभी क्या है, आज क्या है? सैटरडे को इस बात को हम प्रूव भी कर देंगे। अभी बस लिख लो, और सैटरडे को मुझे याद दिलाना, मैं प्रूव भी करा दूंगी कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अब तुम्हारे जो मॉड्यूल के स्टार्टिंग के 15 16 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व हो जाएंगे। आगे चले? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब कहानी को ना आगे बढ़ाते हैं। रेडी हो?
कहानी सुनने के लिए जैसे कल की कहानी बताई थी वैसे थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा सा आगे आगे चलेंगे और बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करने के लिए बी रेडी। ठीक है, हंसो मत, हंसो मत, बोहर सारी हंसी निकलवा देगा तुम्हारी, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? बोहर मॉडल ऑफ एटम। जनरली इसको बोला जाता है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो मैं बताऊंगी हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों है, अभी सिर्फ इतना लिखो। ठीक है, अच्छा, टेनिस का बहुत ज्यादा शौकीन था। ठीक है, टेनिस बहुत खेलते थे ये, टेनिस खेलते खेलते सपने आए हैं इसको, बोर को, है ना। चलो सुनो। अच्छा, पहले सुनना फिर कर लेंगे सारी चीजें। हाँ, बोहर अंकल नमस्ते, नमस्ते कर दो सारे के सारे, क्योंकि खतरनाक चीजें दिखाने वाला है आप लोगों को अभी, है ना। सुनो, अच्छा हमने कहानी कहाँ से, बस 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 ठीक है ठीक है, ध्यान से मेरी तरफ देखो, बिल्कुल खुशबू मैम की तरफ देखो। हाँ, कहानी क्या हमने खत्म की थी? कहानी हमने रदरफोर्ड के मॉडल पे जाके खत्म कर दी थी। बस ये कह के मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था कि जो रदरफोर्ड था उसने एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया था बच्चा? एटम के स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या मैम वही एक इसकी लिमिटेशन थी? नहीं, उसकी एक और लिमिटेशन ये भी थी कि वो लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया था। मैम ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? उसने क्या किया था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसने क्या लिया था, एक चैम्बर में गैस भरी थी और उससे व्हाइट लाइट पास की, है ना। तो व्हाइट लाइट जैसे ही पास की उस गैस के पार्टिकल से, तो होना क्या चाहिए था, जो विबग्योर है आपके सातों कलर जो है वो दिखने चाहिए थे, ठीक है, स्पेक्ट्रम पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ कुछ कलर गायब थे। तो बेसिकली वो स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये एटम की स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रम किसने एक्सप्लेन किया बच्चा? बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। और जो हमारी जो चर्चा है आने वाले 1-2 दिन, वो हम सारी की सारी इसी पर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक बात बताओ, जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं बच्चे, जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसके क्या करते हैं? हम पोस्टुलेट्स करते हैं। बताओ, करते हैं कि नहीं करते? यस मैम। तो ये भी पोस्टुलेट्स है। अब यहाँ पे कुछ लिखा तो हुआ ही नहीं है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखवाते हुए चलूंगी और लिखवा के समझाते हुए जाऊंगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसका जो पोस्टुलेट है बच्चे वो लिखेंगे। जो पहली बात इसने बोली थी वो क्या बोली थी? एक मिनट, मेरा पेज हो रहा है। हाँ, इसने क्या बोला था बच्चे? हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स मतलब किसी ने जो बात बता दी अपने टाइम में, उसको हाँ जब हम पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट्स फिक्स हो गए। जनरली आपको छोटी क्लासेस में ये बोला जाता था कि पेपर में ना पोस्टुलेट्स आते हैं, तो आप ना बिल्कुल लाइन वाइज उनको याद करेंगे। तो इसलिए बोला जाता था कि पहले नंबर पे उसने ये बताया, दूसरे नंबर पे ये बताया, तो वो उसने दे दिए, अब बस हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल, उसने पहली चीज ये बोली कि एटम हैज न्यूक्लियस। किसने? बोहर ने बोली, लिखते जाओ मेरे साथ। एटम हैज न्यूक्लियस वेयर all protons and neutrons are present. फिर उसने बोला the size of nucleus is very small and it is present. कहाँ present था? At the center of atom. मैम ये तो बात उसने थॉमसन वाली बोल दी, ऐसा थोड़ा थोड़ा, है ना। पहली वाली लाइन थॉमसन वाली है और दूसरी वाली लाइन रदरफोर्ड है। आप लोग देख पा रहे हो? पहली बात तो क्या बोल दी उसने? एटम का न्यूक्लियर। वैसे मुझे इसको सेकंड पॉइंट देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एक में लिख दो कि एटम जो है, एटम में न्यूक्लियस है जिसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये तो थॉमसन ने बोला था, यानी कि जो इसका ये पोस्टुलेट है वो किससे इंस्पायर है? वो थॉमसन से है, राइट। सेकंड वाला क्या बोला उसने? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये भैया किसने बात बोली थी? ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। यानी कि ये वाली जो इसने लाइन बोली है वो किससे इंस्पायर था? रदरफोर्ड से था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इसको तो हम, अगर हमें ऐसे लिखने आ जाए तो हम 2 पन्नों में भर देंगे इसको। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सेकंड क्या बोला था इसने ये बोला था नेगेटिवली चार्ज। लिखो, लिखते जाओ साथ साथ।
आज मेरे को टाइम नहीं मिला ना, नहीं तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख लेती, बट मेरे को लगा चलो बच्चों के साथ साथ लिखवा देती हूँ। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन is revolve around the nucleus in a circular path। ऑर्बिट। हाँ, ऑर्बिट भी लिख सकते हो। ये भी किसने बोली थी बच्चे बात? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोली थी। रदरफोर्ड ने, ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन कभी साथ नहीं आएंगे, वो घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वो कंटिन्यूसली क्या है, घूम रहे हैं। ठीक है। और मैंने आपको कल बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमता है, कोई भी घूमता है, तो उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं पेन चेंज कर लूं, पेन का कलर, तो क्या बताया था, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके बराबर होता है, कूलम्बिक, सॉरी क्या फोर्स का नाम था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसको थोड़ा सा, अगर किसी को कम पल्ले पड़ा था। देखो ना, मान लो झूले खाए हैं कभी, झूले ट्रेड फेयर में जाते हो ना, यस मैम। झूले खाए, वो घूमने वाले खाए ना, वो वाले कौन से वाले उसको बोलते हैं, कप वाले, कप प्लेट वाले होते हैं ना झूले। मैंने तो बहुत खाया, तुमने खाए हैं क्या, जल्दी बताओ मेरे को। यस मैम। हम झूले खाते हैं। अच्छा, तो हुआ होता क्या है, जब बेटा आप वो झूले खाते हो, मतलब घूमते हो, तो आप ऐसे नहीं बैठते हो, आप उसको पकड़ लेते हो, रेलिंग को। क्यों पकड़ते हो, क्योंकि आपको डर है मैम, चुप पकड़ छोड़ देंगे तो भाई हम तो सीधा बाहर की तरफ सटक के गिरेंगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाँ ना, Yes, बोलो। ma'am. और अरे यार, अभी तो मैं तुम्हारी बचपन की बातें से रिलेट कर रही हूँ, अभी तो मैं केमिस्ट्री में घुस नहीं रही हूँ। नहीं, वो कप प्लेट वाले अरे कोई भी झूले ले लो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जब झूले झूलते हो तो रेलिंग को पकड़ते हो, क्यों, क्योंकि आपको ये डर है कि भाई बाहर की तरफ फिक ना जाए हम लोग, है ना, बाहर की तरफ गिर ना जाए। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ जो कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जो आपको रोके रखा है, जो आपने रेलिंग पकड़ी हुई है, वहां पे क्या लग रहा है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। दोनों आपस में बैलेंस किए हुए हैं, तभी आप नहीं गिर पा रहे हो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स है, मैंने कल भी बताया था, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और जैसे ही वो घूम रहा है तो एक बाहर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन जो अंदर की तरफ, बोलो, नहीं गिरता। ये बात किसने बता दी थी, रदरफोर्ड ने बोल दी थी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है मैम, ये दोनों बातें तो आपने कल वाली बता दी। तो बोहर जो था, थॉमसन से भी इंस्पायर था और रदरफोर्ड से भी था। अब सुहानी ने मेरे से कल ये पूछा था कि मैम फिर हम इनको पढ़ क्यों रहे। अब समझ में आ गया बेटा, अगर हम उसको ना पढ़ते थॉमसन और रदरफोर्ड को, तो ये बेचारा कैसे लिखता, है ना। कोई ना कोई किसी की तो इंस्पिरेशन होनी चाहिए ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब आ जाओ मेन मुद्दे वाली बात पे। इसने एक ऐसी बात बोल दी ना, सबके सब हक्के बक्के रह गए। क्या बोला, लिखो, इलेक्ट्रॉन्स, लिखो, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, बहुत डिटेल में। थ्योरी तो आपको हर बुक से मिल जाएगी, लिखी हुई नोट्स कहीं से मिल जाएंगे, यूट्यूब से, हर जगह से। समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in that orbits whose angular momentum, what is angular momentum, mvr is equal to nh by 2 pi. Electron can revolve only in those orbit whose angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. पहले देख लो ये m क्या है, v क्या, r क्या है, फिर समझाती हूँ इसका मतलब क्या था। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। और v Yes. बच्चे डरना नहीं है, वेलोसिटी है। r क्या है, रेडियस।
एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, आगे बहुत चर्चा करेंगे इस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एन क्या है, शेल्स है, शेल्स है, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन, ये वैल्यूज हो सकती है। अब ध्यान से समझो इस पोस्टुलेट्स को, बोला क्या उसने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने बेटा ये कह के छोड़ दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। उसने ये नहीं बताया कि भैया कहाँ घूम रहा है, कौन सी सड़क पे घूम रहा है, उसने नहीं बताया। उसके लिए तो भाई वो हर सड़क पे घूम सकता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन बोहर भैया आए, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी सड़क पे घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। यानी कि अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो h/2, n को 2 पुट कर दूं तो 2h/2, 3h/2। अगर ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, उसी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके अलावा कहीं और वो नहीं घूमेगा। बोलो हाँ या ना। मैम एक और बार समझा दो। यानी कि n की वैल्यू जब 1 होगी, लिखो एक बार, n की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, 1h/2। अभी इसको ही समझाने वाली हूँ पूरा आधा घंटा। n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2h/2, जब n की वैल्यू 3 होगी तो 3h/2 अप टू सो ऑन। ध्यान से सुनो, समझा रही हूँ सावन। मतलब वो ये बोल रहा है बच्चे, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है अपनी मर्जी से, नहीं, उसका क्या होगा, फिक्स एनर्जी होगा। जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी फिक्स एनर्जी होगी, फिक्स रेडियस होगा। अभी हम रेडियस भी निकालेंगे, एनर्जी की भी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसी अड़ंग बड़ंग किसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, mvr = nh/2। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2 है तब तो वो घूमेगा। अगर मान लो इसकी अलावा कोई और वैल्यू है तो भैया वो नहीं घूमेगा, तो वो और नहीं घूमेगा। अगर उसकी वैल्यू है 2h/2 यानी कि h/π, तो वो घूमेगा उस ऑर्बिट में, वरना नहीं घूमेगा, ठीक है। याद रखना mvr की वैल्यू ये होनी चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज कांट बी फ्रैक्शनल। बच्चे h कांस्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स ने दिया था इसलिए उसके नाम पे रख दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है, अगर आप चाहते हो मैम इसकी वैल्यू अभी बता दो तो मैं बता देती हूँ, बस डरना मत, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में। बाकी मैं इसकी अभी वैल्यू बता देती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स में काम आती है। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बोला, ध्यान से सुना, सुनते जाओ, पूरी कहानी है। जो बोहर था उसने ये कहा, उससे ये पूछा गया ये कैसे आया, मतलब mvr nh/2 के बराबर क्यों होना चाहिए, मतलब ये कैसे किया। तो उसने बोहर ने ये बोला, भाई मुझे नहीं पता कैसे किया, बस मैंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 होगी तो भैया उसी ऑर्बिट में घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, फिक्स रेडियस होगी। अभी तो ये ऐसे लग रहा होगा कि मैम लर्न कर लेते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी होगी, फिक्स रेडियस होगी, ठीक है। अच्छा, H क्या है, कांस्टेंट है। N क्या है बच्चे, शेल है, जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, K शेल, L शेल, M शेल पढ़ते थे ना, KLMN शेल। K के लिए आप बोलते थे 1 है, L के लिए आप बोलते थे 2 है, M के लिए आप बोलते थे 3 है, और N के लिए बोलते थे 4 है। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, मतलब बेसिकली आप बोलते थे, यस मैम। मतलब सॉरी मैंने एक सेकंड रुको, मतलब आप बोलते थे मैम जब N1 है तो आप बोलते थे K शेल है, N2 है तो L शेल है, N3 है तो M शेल है, और N4 है तो बच्चा एल N शेल है। ठीक है। तो ये N वही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप शेल भी बोल सकते हो, आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो। क्यों बता रही हूँ ये आपको नाम, क्योंकि जब आप रेडियस निकालेंगे तो वो कहेंगे बता भाई बोहर रेडियस निकाल ले सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, जो भी आपका बोहर रेडियस का, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव कराऊंगी। अच्छा, एक और चीज ये याद रखना बच्चे, मैक्सवेल ने क्या बोला था, चीजें सुनते जाना।
मैक्सवेल ने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है ना, यही बोला था। और जब वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी बहुत कम हो रही है और वो जाके न्यूक्लियस में जाके खत्म हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने। लेकिन बोहर ने बोला जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना वो एनर्जी को गेन करेगा। यानी कि जो बंदे ने मुद्दा उठाया था मैक्सवेल ने, उस मुद्दे को खत्म कर दिया बोहर ने ये बात बोल के। क्या ये वाली लाइन लिखवा दूं आप लोगों को? जल्दी बोलो, लिखो। रिपीट कर दो थोड़ा सा। हाँ, पहले मैं लिखवा देती हूँ बच्चे, फिर रिपीट करती हूँ। अभी इसको बहुत रिपीट करना है हमें, है ना। वाइल रिवॉल्विंग, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे एक भी ऐसा हो जिसको पल्ले ना पड़े। वाइल रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, while revolving in a particular orbit, electron does not emit any radiation। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। ठीक है, ना ही वो लूज करता है और ना ही वो क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, अच्छा, जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है उस फिक्स्ड ऑर्बिट का उन्होंने नाम क्या रख दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या आपको एंगुलर मोमेंटम का मतलब पता है? कि एंगुलर मोमेंटम, मैंने बोल तो दिया एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन भैया उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है वो घूमेगा, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा, निकल जाएगा वो, फिर नहीं घूमेगा। ठीक है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो व्हाट डू वी मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? कोई मुझे बता पाएगा फिजिक्स में? या सिंपल एक काम करते, पहले मोमेंटम को देख लेते थोड़ा सा। मैं फिजिक्स को नहीं लेके आ रही हूँ यहाँ पे। मोमेंटम आप लोग ये पढ़ते हो, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू mv। मैम जो एक मतलब सर्कुलर पाथ में राउंड मतलब कि घूमता है उसे ही बोलते हैं ना शायद। हाँ, देखो जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके पास तो एंगुलर मोमेंटम है ना सुहानी। अभी मैं बात कर रही हूँ सिंपल मोमेंटम की। मोमेंटम को देखो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैंने एग्जांपल देखा है, मतलब मैंने देखा, मुझे आज अच्छा लगा। जैसे मान लो आप सामने खड़े हो, है ना, आपके सामने से एक छोटा सा बच्चा भागते आ रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, भागते आ रहा है। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आएगा सामने, गोद में उठा लोगे उसको, है ना। अगर उसकी जगह पे मान लो सांड आ रहा है, गेंडा आ रहा है, गेंडा, है ना, सेम वेलोसिटी से आ रहा है लेकिन आ रहा है, क्या करोगे? भग के कहाँ भाग जाओगे? पीछे। तो मोमेंटम इज व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। सिंपल, देखो फिजिक्स तो नहीं जाऊंगी मैं फिजिक्स में इतना, ठीक है, फिजिक्स वाले सर ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं मोमेंटम का मतलब समझा सकती हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बोलो, क्योंकि अब जो वो सामने से भैया वो जो गेंडा आ रहा है उसका मास भी तो ऐड हो गया, बोलो हाँ या ना। वो छोटे बच्चे का तो बेचारा क्या डरोगे, वो आएगा, उसको गोदी में उठा के लॉलीपॉप खिला दोगे। वो आ रहा है सामने से गेंडा, अब खड़े रहो उसको। ठीक है, तो बेसिकली जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। बिकॉज क्या है, वेलोसिटी तो ठीक है, सेम वेलोसिटी से आ रहा है बच्चा भी और वो भी, लेकिन मास एड ऑन हो गया ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भैया वो घूम रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट में, है ना, तो उसके केस में हम क्या पढ़ते हैं? एंगुलर मोमेंटम करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हो। आई थिंक शायद से ने करा भी दिया होगा, R×P बोलते हैं, बेसिकली उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। कर लिया क्या उसमें फिजिक्स में? बोलो, कर लिया क्या? नहीं पढ़ा अभी? मैंने कहा है कि मैम अभी नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एल से डिनोट करते हैं जनरली आप एंगुलर मोमेंटम को। एल होता है R×P। मैं फिजिक्स पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैथ्स में भी पढ़ते हो वो थोड़ा सा। तो यानी कि जो बोहर की मोटी मोटी बात एक उसने ये बोल दी कि सारे के सारे हक्के बक्के रह गए, वो मोटी मोटी बात उसने क्या बोली कि भैया इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा
जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का, वेयर n इज इक्वल टू 1 या 2 या 3। अगर आप चाह रहे हो कि 1/0.5 होगा, अगर आप बोल रहे हो कि इसकी जगह मान लो आप n की वैल्यू क्या ले लो, n की वैल्यू सपोज आप 1.5 ले लो, तो 1.5/2h/π पे नहीं, उस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने n की वैल्यू फ्रैक्शनल ले ली तो भैया इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, ठीक है। और यहीं पे उसने एक और कंसेप्ट के बारे में बताया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन एनर्जी, पहले तो इसको सिंपल भाषा में लिख लो, सिंपल भाषा में लिख लो अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, बस ये लिख लो, फिर हम इसको समझते हैं। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज बोली कि आप लोगों ने नोटिस की, मैंने ये बोला था बच्चे, दिशा आ गई क्या? हाँ, मैंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 होना चाहिए, तो ठीक है। और जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो भैया कंटिन्यूसली घूम रहा है चारों तरफ, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स होगी। इस फिक्स को ही क्या बोला गया है? क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्या होनी चाहिए? क्वांटाइज होनी चाहिए। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, समझने की कोशिश करना, अभी इसमें पूरी कहानी बताने वाली हूँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ बेटा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। आप लोग भी बना सकते हो, याद रहेगा, डिफरेंस पता रहेगा। हाँ, क्या बना दिया मैम? ओके, स्टेयर्स आपने देखी होंगी, जो अपन घर पे स्टेयर्स चढ़ते हैं वो ऐसी ही होती है। यस मैम। यस मैम। इसमें क्या होता है बच्चे, जब आप एक कदम रखते हो तो आपका जो पैर है वो इसी वाली उस पे जाएगा, स्टेयर पे जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना बीच में अटक के लटक रहे हो। नो मैम। जब आप अपना पैर रखेंगे तो भैया इसी पे रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे तो फिर गए, फिर गिर जाओगे। बोलो हाँ या ना। एक वो वाली आपने देखी होंगी स्टेयर्स, बिल्कुल ऐसे सिंपल वाली, जो बिल्कुल ऐसा सिंपल सिंपल ऐसा नीचे नीचे उतर के आते हो, समझ रहे हो? तो ये क्या है? कंटिन्यूअस एनर्जी है। आप लोग देख पा रहे हो बच्चा, ये कंटिन्यूअस एनर्जी है, एंड दिस इज योर क्वांटाइज एनर्जी। समझाने के लिए है, क्वांटाइज एनर्जी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब आपके पास, अगर मैं आपको मान लो सपोज एक और एग्जांपल लेके देती हूँ, मान लो मेरी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, मैंने ये बोला है कि जिनके 90 मार्क्स हैं, ध्यान से सुनना, जिनके 90 मार्क्स है, मैं बोल रही हूँ जिनके 90% है वो बच्चे आगे वाली लाइन में बैठेंगे, जिनके 80% मार्क्स हैं वो दूसरी वाली रो में बैठेंगे, जिनके 70% मार्क्स हैं वो थर्ड वाली रो में बैठेंगे। यानी कि मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया भैया, जिसके 90% है वो आगे वाली रो में बैठेंगे। अगर 91 है तो निकल लो क्लास से, समझ रहे हो? जिसके 80% है वो सेकंड रो में बैठेंगे, जिसके 85 है भग लो क्लास से, समझ रहे हो? मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला? हाँ, एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है सेकंड स्टेप में, ध्यान से देखो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो भैया, अगर इतना है तेरे पास तो ही वो होगा, अदरवाइज अगर उसके बीच में कहीं होगा तो नहीं। अब दो बच्चे खड़े हैं, एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 20 का नोट है ना। अब वो उसने बोल दिया दुकानदार ने, भाई या तो मैं 10 वाले को चीज दूंगा या 20 वाले को दूंगा, 15 वाला का कुछ है ही नहीं, 15 वाला नोट मेरे पास है ही नहीं, और ना मैं 15 का सामान देता। समझ रहे हो चीजों को? जो चीज आपके पास फिक्स्ड अमाउंट में है कि भैया मैंने ये चीज फिक्स कर दी, अगर ये चीज है तो ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स कर दी। अगर उतनी फिक्स अमाउंट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है तो भैया उस एनर्जी ऑर्बिट में वो घूमेगा, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा। बोलो हाँ या ना। क्या मैं आपको लाइन बोलूं? यही क्वांटाइजेशन एनर्जी के बाद एक लाइन लिखो, नोट्स में मैं आपको दे दूंगी, पहले आप जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। क्वांटाइजेशन मीन्स
हो सकता है कि इससे भी समझ में आ गया हो या मैं जो बोलूं उससे भी समझ में आ जाए. क्वांटाइजेशन मीन्स दैट अ क्वांटिटी कैन नॉट वेरी. Quantization means that a quantity cannot vary continuously to have any arbitrary value. ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी वैल्यू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है. But can change only, लिखिए सारे के सारे बच्चे, but can change only discontinuously. मैम एक बार रिपीट करवा दो लाइन. एक बार बेटा लेट मी कंप्लीट, फिर मैं उसके बाद रिपीट कर दूंगी. But can change only discontinuously to have some specific value. ऐसा नहीं है भाई अपने मर्जी की वैल्यू बता दी उसी में ही घूमेगा, नहीं. एनर्जी जो होनी चाहिए फिक्स होनी चाहिए. अभी आगे जब हम एनर्जी का वो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ना, वहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी. आई होप कि क्वांटाइजेशन का मतलब इस डायग्राम से तो समझ में आ गया होगा आप लोग. यस मैम. ठीक है, इसमें क्या है, Yes, एनर्जी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया. एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एक फिक्स्ड वैल्यू की एनर्जी मिलेगी भैया, तभी वहां पे वो उस ऑर्बिट में रहेगा, वरना तो भग जाएगा वो. कौन? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. क्वांटाइजेशन मीन्स दैट ए क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू but can change only discontinuously to have some specific value. Clear? बताओ, बोलो जी, मजा आया? यस मैम. ठीक है, उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर, मतलब जो बोहर ने ये मॉडल दिया उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल. ठीक है, पहली चीज तो ये लिखो, बोहर मॉडल, या सिंपल ऐसे लिखो, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हाइड्रोजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. मैम बट वाई? किसने पूछा ये क्वेश्चन? मैम मैंने. अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं बेटा यही बोहर की लिमिटेशन थी, अब पूछेगा वाई? यस मैम. समझ गए? तो यही बोहर की आगे जाके लिमिटेशन भी बनी कि भैया ऐसा क्यों बोला, नहीं पता था ना उसको, दे दिया उसने कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए उसका ये मॉडल एप्लीकेबल था, और बाद में जाके ये इसकी लिमिटेशन भी बन जाएगी. ठीक है दिव्यांश, अब मैम हाइड्रोजन का मतलब तो समझ गए, यानी कि इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ एप्लीकेबल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे. यस मैम. कोई मुझे समझा सकता है इस लाइन का मतलब? सुहानी समझा सकती है बेटा? जैसे हाइड्रोजन है, मैम हम समझा. यस मैम. हाँ सुहानी है ना क्लास में? हाँ, हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चे, एक ही प्रोटॉन होता है, बोलो. यस मैम. ठीक है, अच्छा जी, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. अगर मान Yes, लो मैं ma'am. यहाँ पे ले लूं हीलियम, हीलियम में तो मैम आप बोलोगे कि 2 प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, लेकिन ये तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे वो क्या करता है, हीलियम 2+, क्योंकि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना बनेगा? एक सेकेंड बच्चे, हीलियम प्लस. ठीक है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 1 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा? यस अगर मान लो मैम. मैं लिथियम 2+ की बात करूं तो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो 3 में से 2 गए, 1. तो ऐसी वाली स्पीसीज पे क्या है, वो एप्लीकेबल है. बोलो हाँ या ना? यस मैम. ठीक है, यस मैम. तो ये था इसका मॉडल, और ये इसकी अच्छी बात भी थी क्योंकि इसने ना इसको यूज करते हुए काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी. लेकिन आपको पता ही है जो मॉडल आता है बाद में उसकी लिमिटेशन तो आती ही है, तो बाद में ये इसकी लिमिटेशन भी हो जाएगी कि भैया इसने सिर्फ सिंगल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं करी, इसने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करी है. तभी बोलते हैं इसको बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. समझ में आया? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तभी बोलते हैं.
ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्या हम आगे रेडियस डिराइव करें? क्या उतनी आप कैपेबिलिटी है अभी आपकी कि और ज्यादा पढ़ सकते हो? यस मैम। यस ठीक है, मैम। क्योंकि जो उसकी रेडियस है ना वैसे इतनी जल्दी डिराइव होगी नहीं, बट हम ट्राई करते हैं कि रेडियस तो डिराइव कर ही देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, पहला निकालो बच्चे एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन का मतलब समझते हो कि इस मॉडल को यूज करके, बोर के मॉडल को यूज करके क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल सकते हैं, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस बोला ना मैंने, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी फिक्स एनर्जी होगी और फिक्स क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल दो या रेडियस ऑफ शेल बोल दो, या हम इसको बोल सकते हैं बोहर रेडियस भी बोल सकते हैं। करें बच्चे हम स्टार्ट? चलो यस मैम। इसमें ध्यान से सुनना, अपनी नोटबुक लेके बैठो सारे के सारे। सबसे पहले हम ये यूज करेंगे कि बोहर ने पोस्टुलेट क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चे, mvr इज इक्वल टू nh/2π। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और Yes, इसमें ma'am. और क्या बोला था कि एट्रैक्टिव फोर्स जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोल सकते हो कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो। कोई मुझे बता सकता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो कोई मुझे बता सकता है कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पढ़ा है ये? के क्या है, 1/4। Yes, ma'am. नोट कांस्टेंट है। Q1 क्या है, चार्ज है। Q2 भी क्या है, चार्ज है। R क्या है बच्चा, रेडियस है। R क्या है, रेडियस है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब आप 12th में पढ़ोगे, कितना होता है वो बच्चे, mv²/r होता है। आई थिंक नहीं पढ़ा होगा अभी तक, नहीं पढ़ा ना? No, ma'am. मैम mv²r नहीं पढ़ा। ये 12th में आप लोग पढ़ोगे। ये कहाँ पढ़ोगे बच्चे, आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हमें तो आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये तो मैं आपको नहीं डिराइव करा सकती, वो सर डिराइव कराएंगे। ठीक है, अच्छा, m क्या है बच्चे यहाँ पे, मास, v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस है। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया? योगेश्वरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा वो होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसे सपोज आप हो एक कार में बैठे हो, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो। ठीक है, जैसे ही मान लो मैंने अगर कार की विंडो खोल दी, कार का दरवाजा खोल दिया, तो आपको क्या लगेगा, भाई मैं तो बाहर की तरफ गिर जाऊंगी। तो आप क्या करोगे, पकड़ के रखोगे उसको। एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और एक लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों जब आपस में इक्वल होते हैं मतलब आप सेफ हो, आप नहीं गिर पा रहे हो। यही तो रीजन है इलेक्ट्रॉन गिर नहीं पा रहा है न्यूक्लियस में, क्योंकि बाहर का फोर्स अंदर का फोर्स आपस में बैलेंस किए हुए हैं एक दूसरे को। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब आप क्या करो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? कैसे Yes, करोगे, mv²r² और यहाँ पे कर दो kr Q1 Q2। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes. ma'am. यस अब मैम। मैम ये Q1 Q2 क्या है, इधर देखो बच्चे, मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस से न्यूक्लियस पे घूमेगा। या तो मान लो इस डिस्टेंस पे Yes, घूम रहा ma'am. है, या हो सकता है न्यूक्लियस के इतने फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है। ऐसा नहीं कि भैया यही कहीं भी घूम रहा है वो। समझ आ गई ना बात? इतनी देर से मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, चल अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, अब मैं दोनों साइड ना m से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। No, ma'am. क्यों? अच्छा, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो आप इसको लिखो बच्चे, m² v² r² और इसको ऐसे ही रहने दो, mkr। अच्छा, Q1 Q2 को समझा रही थी ना मैं, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। अच्छा, जैसे ये मान लो जो ये आपका न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज है Q1 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो Q2 है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो Q2 है।
अब Q1 क्या होगा बच्चे, आपको पता है एक प्रोटॉन पे चार्ज E है ना। अब ये देखो, अगर हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, उस पे चार्ज E है, मान लो उसकी जगह लिथियम होता, उसकी जगह हीलियम होता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बदल जाते। तो क्या लिखती मैं, कितना चार्ज होता, Z इंटू ई, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन के लिए कितना चार्ज है, बोलो Yes, हाँ या ma'am. ना, सिंपल है हाँ या ना। ठीक है जी मैम, यहाँ पे क्या लिखूं फिर मैं, Q1 की जगह लिख दूं ZD और इसकी जगह लिख दूं E, बोलो हाँ या ना। मैम ये Yes, ma'am. अब क्या Yes, लिखूं, ma'am. M के ZE स्क्वायर R, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। मैम ये दोबारा समझा दीजिए। मैं ये बोलूं बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होगा, ठीक है, यस मैम। प्लस न्यूक्लियस पे अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रही हो, एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज E मतलब कुछ होगा, मैंने उसको E बोल दिया, है ना। Yes, अगर मान लो उसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह लिथियम होता, हीलियम होता या बेरिलियम होता, तो उस केस में क्या होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होते। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है क्या, एटॉमिक नंबर ही तो है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनटू एक प्रोटॉन पे कितने का चार्ज है, तो कितना हो गया ZE, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस ठीक है, अब मुझे ये बताओ M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर क्या है, यही तो है एंगुलर मोमेंट, बोलो बोलो जी, इतना हो गया सबका, सबका Yes, इतना हो ma'am. गया। चलो आगे आते हैं, M के ZE स्क्वायर, मैम आपने ZE स्क्वायर और R के लिखा है। M के ZE स्क्वायर R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। क्या लिखा है, मतलब M के मास, K कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज, R रेडियस। ओके मैम। अब रेडियस निकालनी है मैम, रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे देख लो, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर M के ZE स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये तो बहुत भयंकर दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार बताओ H क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, M भी दे रखा होगा आपको कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, ठीक है, E भी कांस्टेंट। तो यानी कि जो आपकी बोहर रेडियस है किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N स्क्वायर बाय ZK हो गया, बोलो हाँ या ना। बताओ आया, बाकी सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जब, कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, एक तरह से आपको सिर्फ ये दिखा दे कि जो बोहर रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, N स्क्वायर बाय ZK। और जब आप इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो बोहर रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे, 0.529 N स्क्वायर बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग आएगी, बोलो हाँ या ना। क्या था इसमें, कुछ मुश्किल था, बोलिए No, ma'am. कुछ मुश्किल था। No, एक ma'am. बार फिर कराऊं, एक बार फिर Yes. रिवाइज कराऊं, जल्दी देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, बोहर रेडियस निकालना चाह रहे हैं। किसने बोला नो मैम, बहुत अच्छी बात है, तेरे को समझ में आ गया बेटा। हमने क्या निकालना चाहा, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और शेल, राइट। हमने शुरुआत कहां से की थी कि बोहर ने ये बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 होगा, और मुझे ये पता था अट्रैक्टिव फोर्स जो होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हुए चलेंगे। मुझे इन दोनों के फॉर्मूले पता था, दोनों को इक्वेट किया, M से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब मुझे दिख गया भैया M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो मैंने क्या किया, NH/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से मैंने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, विच इज व्हाट, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर M के ZE स्क्वायर। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। बस ये याद रखना, जो यहाँ पे वेरिएबल है कौन है, N की वैल्यू चेंज होगी। मान लो एग्जामिनर ने आपको बोल दिया बेटा बोहर रेडियस निकाल दे थर्ड शेल के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो क्या करोगे, N की वैल्यू चेंज करोगे ना, क्योंकि जैसे जैसे N की वैल्यू चेंज करते रहोगे रेडियस चेंज हो जाएगी ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। जैसे जैसे आप ऑर्बिट बदलोगे तो उसकी रेडियस क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर जब जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट, H आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.14, M भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, K कांस्टेंट, E कांस्टेंट,
तो जब इन कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आता है बोहर रेडियस का फॉर nth ऑर्बिट या nth शेल वो कितना आता है 0.529 n स्क्वायर्ड बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है भैया 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। क्या आप ये एक क्वेश्चन कर सकते हो? करना एक बार। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया उसने 3। क्या ये निकाल सकते हो? जिज्ञासा निकाल सकते हो बेटा? सुहानी, Yes, ma'am. अर्पित, सावन, Yes, सादी, आरिफ, आयशा, Yes, निकालो। ma'am. कैसे निकालोगे मैम? पता है कितनी होती है? 0.53 भी ले सकते हो आप इसको अप्रोक्स। z स्क्वायर बाय ये n स्क्वायर बाय n square by n z। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, z ऊपर लेना है नीचे लेना है, z नीचे आएगा n स्क्वायर। तो मैम n जब 1 होगा तो क्या होगा? r1.53 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय z की वैल्यू कितना है 3। आंसर निकाल लो। मैम जब n 2 होगा तो क्या होगा? r2.53 इंटू 2 का स्क्वायर, z क्या है मैम? हमें गिवन है 3। ऐसे ही n3 के लिए निकाल लो, r3 कितना होगा? 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्या है? उसकी रेडियस क्या है बच्चा? फिक्स है। जब n 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी रेडियस वो है, जब n इज इक्वल टू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी रेडियस वो है। हाँ बेटा योगेश्वरी? यस मैम आपने 0.53 वैल्यू कैसे ली? मैम आपने पहले तो 0.529 बताया था। बेटा 0.529 को मैंने अप्रोक्स लिख दी 0.53। अगर कंफ्यूजन हो रही है लो मैं दोबारा चेंज कर देती हूँ बस। अब राजी, योगेश्वरी, राजी Yes, बेटा? मैम। अच्छा, तो हमने तो भैया बहुत कुछ सीख लिया आज। और करने की हिम्मत है? नो हाँ जी, मैम। बताइए। जिज्ञासा सिंह नो, ठीक है चलो ठीक है। अभी वैसे हमारा खत्म नहीं हुआ भैया, अभी हमने वेलोसिटी डिराइव नहीं किया, अभी हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूमेरिकल करने भर भर के। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा क्या चलेगा? बोहर मॉडल ही चलेगा और उसके न्यूमेरिकल चलेंगे दे दनादन। ठीक है? यस मैम। आज का लेक्चर कैसे था? भयंकर, वो क्या लगता है, भयानक तो नहीं लगा ना?